एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आदि कैरियर पॉइंट के वीडियो लेक्चर सीरीज में मैं शोभा रजक आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीबीएसई क्लास 7 के हिस्ट्री का चैप्टर 1 ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स स्टडी करने वाले हैं। स्टूडेंट, आप मुझे मेरे फेसबुक के पेज आदि कैरियर पॉइंट में भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे आदि कैरियर पॉइंट फेसबुक का आईडी है @AdiCarrierPoint123। इसके अलावा आप पीडीएफ नोट्स के लिए मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल आदि कैरियर पॉइंट पर जो है आप यहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। तो look at the map. Look at this map. This map, there are two maps in this particular image, that is map 1 and map 2. And before going to discuss about map 1 and map 2, firstly let me start with one particular word, that is cartographer. So what do you mean by the term cartographer? Cartographer means a person who makes map. तो वो सारे लोग जो मैप बनाते हैं उन्हें हम कार्टोग्राफर बोलते हैं। तो ये कार्टोग्राफर वर्ड इसलिए यहाँ पर इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ हम दो तरह के मैप देख रहे हैं। ये पहला मैप, मैप 1, इसमें भी इंडिया दिखाया गया है। मैप 2, इसमें भी इंडिया दिखाया गया है। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ी डिफरेंसेस है। सो क्या डिफरेंसेस है मैप 1 और मैप 2 में? चलिए आइए पढ़ते हैं डिफरेंसेस बिटवीन मैप 1 एंड मैप 2। सो डिफरेंसेस बिटवीन मैप 1 एंड मैप 2। So map 1, it was made in 1154 Common Era by the Arab geographer Al-Idrisi, and map 2, it was made in 1720s by a French cartographer। तो एक मैप जो 1154 कॉमन एरा में बना और दूसरा मैप 1720s कॉमन एरा में बनती है। लेकिन दोनों ही मैप में अगर हम एक बार बैक जाते हैं, देखते हैं कि कितने डिफरेंसेस है इन दोनों मैप्स में। तो क्या डिफरेंस है कि एक मैप, ये मैप 1 बनती है 1154 कॉमन एरा में और दूसरा बनता है 1720 में। तो अब इनमें जो मेजर डिफरेंसेस है, 1154 में एक मैप बनकर तैयार होती है और 1720s में। सो 1154 में जो मैप बन रही है उसमें साउथ इंडिया इज वेयर वी वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड नॉर्थ इंडिया। वहाँ साउथ इंडिया उस साइड है जहाँ पर हम एक्सपेक्ट करते हैं नॉर्थ इंडिया को, और श्रीलंका इज इन दी आइलैंड, इज द आइलैंड एट द टॉप, और श्रीलंका को उसमें टॉप में दिखाया गया है। अब मैप 2 में क्या है, इट वॉज मेड नियरली 600 ईयर्स आफ्टर मैप 1, यानी मैप 1 के बनने के 600 साल बाद जो है मैप 2 बनकर तैयार होती है। एंड ड्यूरिंग विच टाइम ट्रांसफॉर्मेशन अबाउट द सब कॉन्टिनेंट चेंज कंसिडरेबली। इस समय तक सब कॉन्टिनेंट यानी जो इंडिया जो आज का है, जिसे हम पूरा उस समय पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब पूरा मिलाकर एक पार्ट था और इसे एज ए होल हम सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। तो इस सब कॉन्टिनेंट में इतनी मेजर चेंजेस आ गई थी तब तक। यहाँ मैप 1 में प्लेसेस नेम्स आर मार्क्ड इन अरेबिक, and in map 2 this map seems more familiar to us and the coastal areas in the particular are surprisingly detailed। तो अगर हम मैप 1 में जाते हैं तो मैप 1 में क्या है, मैप 1 में जो है हमें, मैंने आपको बताया मैप 1 में हमें श्रीलंका जो है टॉप में दिख रही है, यानी ये साउथ इंडिया होनी चाहिए थी, लेकिन ये क्या है, ये यहाँ पर नॉर्थ में दिखाया गया है, यानी यहाँ पूरा ही उल्टा है। और मैप 2 में श्रीलंका एज इट इज है जहाँ श्रीलंका को होना चाहिए था। तो ये सबसे मेजर डिफरेंस है कि कार्टोग्राफर जिसने इस मैप को बनाया उसने इस मैप को पूरा ही उल्टा बनाया, साउथ को नॉर्थ में और नॉर्थ को साउथ में दिखाया। लेकिन हम कैसे समझ सकते हैं ये मैप इंडिया से रिलेटेड है? इंडिया से रिलेटेड है इसलिए हम इस मैप को जान सकते हैं बिकॉज देयर आर सम वेल नोन नेम्स लाइक कन्नौज इन उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में कन्नौज विच इज स्पेल्ड इन द मैप एज कन्नौज, QANAUJ। तो इसलिए हम ये जान पा रहे हैं कि ये जो मैप 1 है विच इज रिलेटेड विद द सब कॉन्टिनेंट इंडिया। लेकिन मैप 2 में ये जो बेसिक जो मेजर बेनिफिट है मैप 2 का, कि मैप 2 से हमें ये बेनिफिट मिलकर आता है कि यूरोपियन सेलर्स जो है इसे आसानी से यूज़ कर सकते थे, क्योंकि वो आज जो हमारा इंडिया जो आपको दिख रहा है मैप 2 इज़ मोर फैमिलियर विद दैट
पर्टिकुलर मैप यानी आज की इंडिया के मैप से मैप 2 बहुत ज़्यादा ही फैमिलियर है और ये जो है यूरोपियन सेलर्स जो है इसे सही मायने में अपने वॉयजेस में यूज़ करते थे क्योंकि उन्हें ये ज़्यादा फिट लग रहा था आउटफिट में, इसमें उन्हें समझने में आसानी हो रही थी। जबकि मैप 1 पूरी तरह से उल्टा है, जहाँ नॉर्थ होना चाहिए वहाँ साउथ है और जहाँ साउथ होना चाहिए वहाँ पर नॉर्थ दिया हुआ है। आइए इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं। न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। स्टूडेंट हम इस चैप्टर में एक्चुअली 1000 ईयर्स को स्टडी कर रहे हैं। नाम ही बता रहा है कि ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स, तो हम ये कौन से 1000 ईयर्स यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं? हम यहाँ पर 750 से लेकर के 1750 तक का इतिहास पढ़ने वाले हैं। इस दौरान क्या क्या मेजर चेंजेस हमारे इस सब कॉन्टिनेंट में हुए। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट इसमें आता है न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। स्टूडेंट जो वर्ड है, पुराने टाइम पे उस वर्ड का मीनिंग कुछ और था और आज के टाइम पे वर्ड की मीनिंग पूरी तरह से बदल गए, यानी अब उस वर्ड को किसी अलग तरीके से यूज किया जा रहा है और पहले उसे दूसरे तरीके से यूज किया गया। इसी में से एक एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं, द टर्म हिंदुस्तान। तो ये जो हिंदुस्तान टर्म का जो मीनिंग है इस 1000 ईयर्स में कई तरह से चेंज हुए। जैसे कि मॉडर्न मीनिंग, आज के टाइम पे हम हिंदुस्तान टर्म का मतलब क्या समझते हैं? इट एज इंडिया, जिसे हम भारत कहते हैं, और इसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश ये सब नहीं है। लेकिन जब हम ओल्ड पीरियड में चले जाते हैं तब इसकी मीनिंग कुछ और होती है। तो आज के टाइम पे हम जो टर्म हिंदुस्तान यूज कर रहे हैं दैट इज यूज फॉर इंडिया, एंड इंडिया इज व्हाट? इट इज द मॉडर्न नेशन स्टेट। बट ओल्ड मीनिंग, अब अगर हम ओल्ड मीनिंग में जाते हैं तो हमें क्या दिखता है? विच इज यूज्ड इन द 13th सेंचुरी बाय मिनहाज ए सिराज। तो हु वाज मिनहाज ए सिराज? यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मिनहाज ए सिराज वाज अ क्रॉनिकलर हु रोट इन पर्सियन। मिनहाज ए सिराज एक क्रॉनिकलर थे जो पर्शियन भाषा में लिखते थे। अब उन्होंने इस टर्म हिंदुस्तान को किस लिए यूज किया है, आइए जानते हैं ये। तो ही मीन द एरियाज ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड द लैंड्स बिटवीन द गंगा एंड यमुना, यानी वो एरिया जो पंजाब, हरियाणा और गंगा और यमुना के बीच की जो जमीन है उसे डिनोट करने के लिए उन्होंने हिंदुस्तान यूज किया, ना कि पूरे भारतवर्ष के लिए। अब इसी के बाद में 16th सेंचुरी में हम चले जाते हैं। तो 16th सेंचुरी में बाबर ने भी टर्म हिंदुस्तान यूज किया है, लेकिन इन्होंने किस लिए टर्म हिंदुस्तान यूज किया है? टू डिस्क्राइब द ज्योग्राफी, द फौना एंड द कल्चर ऑफ द इनहेबिटेंट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, यानी हमारे इस सब कॉन्टिनेंट की ज्योग्राफी को डिफाइन करने के लिए, यहाँ के फौना को डिफाइन करने के लिए, यहाँ के कल्चर को डिफाइन करने के लिए बाबर ने टर्म हिंदुस्तान यूज किया, ना कि पूरे भारतवर्ष को एज इट इज डिफाइन करने के लिए, पॉलिटिकल सेंस में डिफाइन करने के लिए उन्होंने यूज नहीं किया है। ठीक इसी तरह से 14th सेंचुरी के एक पोएट है अमीर खुसरो, उन्होंने भी वर्ड जो है हिंदुस्तान को जो है सिमिलर वे में यूज किया है टू डिस्क्राइब द ज्योग्राफी ऑफ दिस पर्टिकुलर एरिया। तो ये था न्यू एंड ओल्ड मीनिंग ऑफ द टर्म हिंदुस्तान। स्टूडेंट आपके बुक में और एक टर्म है फॉरेनर, तो आपको इसका आंसर करना है कि व्हाट डू यू नो अबाउट द न्यू एंड ओल्ड मीनिंग ऑफ द टर्म फॉरेनर्स। दिस इज अ होमवर्क टू यू ऑल, और मैं ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आई बटन में देती रहूंगी। ड्यूरिंग वीडियोस आपके पास वो क्वेश्चंस आते रहेंगे, आप उसे सॉल्व कीजिएगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हिस्टोरियंस अपने लिए कौन कौन से सोर्सेस यूज करते थे। तो मैंने आपको बताया, सॉरी यहाँ पर 100 हो गया, 1000 ईयर्स में चेंजेस ऑकर ड्यूरिंग दिस 1000 ईयर्स। तो 1000 ईयर्स में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। तो इन चेंजेस को उन्होंने कैसे स्टडी किया, किन सोर्सेस को स्टडी किया? तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हिस्टोरियंस जो है वो उन्होंने वैरायटीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेस को यूज किया है इस पास्ट को समझने के लिए। जैसे कि गुप्ता पीरियड को अगर स्टडी करना है तो गुप्ता कॉइन्स को उन्होंने स्टडी किया। अगर मान लो उनको मौर्यन पीरियड को स्टडी करना है, अशोकन पीरियड को स्टडी करना है, तो इन सब के लिए इंस्क्रिप्शंस आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और इनमें स्पेशली आ जाता है रॉक पिलर्स या फिर रॉक एडिक्ट्स जो है अशोकन ने जितने बनवाए थे, खुदवाए थे, वो सारे एक इम्पॉर्टेंट सबसे हैं। इसके अलावा आर्किटेक्चरल फीचर्स या टेक्सचुअल रिकॉर्ड, जिनमें से मैन्युस्क्रिप्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इन सारी चीज़ों को हिस्टोरियंस जो है अपने पर्पस के लिए टाइम टू टाइम यूज करते रहते हैं। लेकिन
और एक इम्पॉर्टेंट चेंज इस दौरान आया कि यहाँ पर इस समय जो है पेपर जो है खास करके यूज जो है पेपर का शुरू हो गया था इंडिया में। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात है, इस समय तक यहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी। तो प्रिंटिंग प्रेस ना होने की वजह से जो पेपर पे यूज किया जाने लग रहा था, पीपल जैसे हॉलीटेक्स्ट के लिए, क्रॉनिकल्स लिखने के लिए रूलर्स यूज करते थे, लेटर्स एंड टीचिंग्स ऑफ द सेंट, इन सारे रूपों में जो है पेपर को यूज किया जाने लगा। लेकिन इन पर लिखने का काम कौन करते थे? तो इन पर लिखने का काम एक्चुअली स्क्राइब्स करते थे, जिनको मैंने महारत हासिल थी, जिसे आप कह सकते हैं कि जिनको लिखने में महारत हासिल थी। यानी उस समय के लोग सभी पढ़े लिखे नहीं थे, सभी को उतने अच्छे से लिखना नहीं आता था, ना ही सबकी उतनी अच्छी हैंडराइटिंग होती थी। तो इसलिए स्क्राइब्स को अपॉइंट किया जाता था। तो आपको और एक क्वेश्चन आपको लिखना है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म स्क्राइब। अब नेक्स्ट में चलते हैं। तो इस समय जो हिस्टोरियंस थे या फिर जो उस ज़माने के जितने भी रूलर्स थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा मैन्युस्क्रिप्ट को कलेक्ट किया रूलर्स ने, और इसके अलावा मैन्युस्क्रिप्ट को उन्होंने मॉनेस्ट्रीज या टेम्पल्स में स्टोर किया। इस तरह से उन्होंने मैन्युस्क्रिप्ट को यूज़ किया और उसके बाद उसे पेपर में लिखा जाने लगा। लेकिन अब जो पेपर में मैन्युस्क्रिप्ट लिखी जा रही थी, मैन्युस्क्रिप्ट को नोट डाउन किया जा रहा था, लेकिन इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम थी। Now, the problems associated with copying manuscript, तो मैन्युस्क्रिप्ट को कॉपी करने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है हिस्टोरियंस के सामने आए, या उस समय जो उन्होंने लिखा उनके सामने भी क्या आया, या उस समय जो कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियंस थे जो उन्हें स्टडी कर रहे थे उनके लिए क्या प्रॉब्लम था, या फिर मॉडर्न हिस्टोरियंस के लिए इन मैन्युस्क्रिप्ट या फिर इस जो मटेरियल टेक्सचुअल रिकॉर्ड जो इनके पास अवेलेबल थे उनमें क्या सबसे बड़े प्रॉब्लम आए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, एज स्क्राइब्ड कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस स्मॉल चेंजेस, अ वर्ड हियर अ सेंटेंस देयर। यानी स्टूडेंट, अगर आपको मैं कोई आंसर लिखने के लिए देती हूँ, या आपके कोई भी टीचर्स आपको कोई आंसर लिखने के लिए देते हैं, तो सबसे मेजर बात ये आती है कि आप एज इट इज उसको कॉपी नहीं करते हो, क्योंकि वो अगर आप कॉपी करते हो तो बुकिश लैंग्वेज होता है, तो ऑब्वियसली आप उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस कर देते हो। ऐसे ही उस जमाने के स्क्राइब्स ने किया, उन्होंने या तो अपने हिसाब से किसी वर्ड को डाल दिया जो उनको समझ में नहीं आया था, या सेंटेंस में उन्होंने बदलाव कर दिया। तो ऑब्वियसली एक सेंटेंस उस जमाने के पर्सन ने, उस जमाने के स्कॉलर ने किस सोच पे लिखा, और स्क्राइब ने जब उसको बदल दिया तो उसकी मीनिंग किस तरह से बदल जाती है। So this is a serious problem because we rarely find the original manuscript of the author today. And आप यहाँ इमेज देख सकते हो, ये एक पेंटिंग है जिसमें एक स्क्राइब जो है किस तरह से नोट डाउन कर रहे हैं दूसरे टेक्सचुअल रिकॉर्ड से। सो एज अ रिजल्ट हिस्टोरियंस हैव टू रीड डिफरेंट मैन्युस्क्रिप्ट वर्जन्स ऑफ द सेम टेक्स्ट टू गेस व्हाट द ऑथर हैड ओरिजिनली रिटन। यानी उसी समय के जो दूसरे मैन्युस्क्रिप्ट को हिस्टोरियंस को पढ़ना पड़ा, स्टडी करना पड़ा कि एक्चुअली ऑथर क्या कहना चाहते थे। तो दीज आर द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद copying manuscripts. Now the other changes, so among the other changes इस टाइम पे और एक चेंज आया, that is the technological changes. टेक्नोलॉजिकल चेंजेस में एक मैंने आपको इमेज दिया ही है, that is the image of the Persian wheel. पर्शियन व्हील किस लिए यूज होती थी? इरिगेशन फैसिलिटीज के लिए यूज होती थी, या इसके अलावा द स्पिनिंग व्हील इन वीविंग, और इसके अलावा एंड फायर आर्म्स इन कम्बैट। तो दीज आर द टेक्निकल चेंजेस, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। अब इसके अलावा इसी 1000 ईयर्स में खाने पीने की चीज़ों में भी चेंजेस आए, फूड्स में चेंजेस आए, बिवरेजेस में चेंजेस आए। बिवरेजेस मतलब जो पीने की सामग्री, तो नए नए फल जो है या फिर नई नई सब्जियां हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस हुए, वेजिटेबल्स इंट्रोड्यूस हुए या फूड इंट्रोड्यूस हुए। उनमें से है पोटैटोज, कॉर्न, चिलीज, टी एंड कॉफ़ी। ये जो है फूड एंड बिवरेजेस में न्यू चेंजेस यहाँ नज़र आए सब कॉन्टिनेंट में। इसके अलावा देयर इज अ मेजर चेंज इन द सोशल ग्रुप्स एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स एज वेल। सो इट इज़ अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक, political, social and cultural changes also.
So the 1000 years between 700 and 1750, variety of changes in social and political groups as well. तो अब इनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है न्यू ग्रुप्स इमर्ज होकर आए, एंड अमोंग दीज न्यू ग्रुप्स राजपूत्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. सो व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म राजपूत? तो राजपूत इज एक्चुअली अ नेम डिराइव्ड फ्रॉम राजापुत्रा. So what do you mean by the term Rajaputra? So Rajaputra means the son of a ruler, यानी एक राजा का बेटा. इसके अलावा between the 8th and the 14th century, the term was applied more generally to a group of warriors who claim क्षत्रिय कास्ट status, यानी उन लोगों के लिए भी इस शब्द को यूज किया जाने लगा, इस वर्ड को यूज किया जाने लगा जिन्होंने अपने आप को क्षत्रिय क्लास का स्टेटस दिया. इसके अलावा अदर ग्रुप्स ऑफ द पीपल, अदर ग्रुप्स भी इमर्ज होकर आए जिनमें से मराठास, सिख, जाट्स, अहोम्स, कायस्थास, ये डिफरेंट ग्रुप्स उभर कर सामने आए, निकल कर सामने आए, जिनके बारे में आप डिफरेंट चैप्टर्स में डिटेल में स्टडी करेंगे. नाउ अदर चेंजेस. सो इसमें एक अदर चेंजेस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इस समय जो है इकोलॉजिकल चेंजेस भी हुए. अब इस इकोलॉजिकल चेंजेस में हम क्या देख रहे हैं? अ ग्रेजुअल क्लियरिंग ऑफ द फॉरेस्ट, यानी फॉरेस्ट को बहुत ज़्यादा कट किया गया. फॉर व्हाट पर्पस दे क्लियरिंग द फॉरेस्ट? फॉर द एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को बढ़ाने के लिए क्या किया गया? फॉरेस्ट को यूज़ किया गया, कट किया गया फॉरेस्ट एरियाज को. और इसके साथ साथ चेंजेस इन देयर हैबिटेट force many forest dwellers to migrate. तो obviously forest कट किया जाने लगा, तो those people, those who actually depend on forest, जो forest पे ही forest based product पर जीते थे, अब उनको भी उस जगह से migrate होना पड़ा, छोड़कर दूसरे जगह पर उनको जाना पड़ा. इसके अलावा जब हम देख रहे हैं कि एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन हो रहा है, तो ऑब्वियसली इट लीड्स टू इकोनॉमिक एंड सोशल डिफरेंसेस, एंड इट आल्सो लीड्स टू इमर्जेंस ऑफ जाति सिस्टम. तो अब देखते हैं जाति सिस्टम कैसे आए. सो सम पोजेस मोर प्रोडक्टिव लैंड. अब ऑब्वियसली जिनके पास पावर होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव लैंड्स को अपने कैप्चर में भी कर लेते थे. तो इसलिए क्या है कि कुछ लोगों के पास में बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव लैंड थे, एंड अदर्स ऑल्सो केप्ट कैटल, एंड सम कंबाइंड आर्टिसनल वर्क विद एग्रीकल्चरल एक्टिविटी ड्यूरिंग द लीन सीजन. सो एज सोसाइटी बिकम मोर डिफ्रेंशिएटेड, यानी एक सोसाइटी पहले फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर डिपेंड करती थी, अब फॉरेस्ट बेस्ड से उन्होंने एक सेटल लाइफ शुरू कर दिया, कल्टीवेशन शुरू हो गई और एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट होने लग गया. तो ऑब्वियसली इससे सोसाइटी पे डिफरेंसेस तो आएंगे ही, इकोनॉमिक डिफरेंसेस आना स्वाभाविक है. एंड बिकॉज ऑफ दैट पीपल वर ग्रुप्ड इनटू जातीज और सब कास्ट एंड रैंक, यानी जाति और सब कास्ट या फिर डिफरेंट रैंक में जो है लोग डिवाइड होने लगे थे. And on the basis of their background and their occupation, this jati system emerged in the society. Now, about जाति पंचायत. तो obviously जब जाति सिस्टम आया तो अब जाति पंचायत आना ही है. तो अब देखते हैं कि जाति पंचायत क्या है. तो जातिज फ्रेम देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन. तो ऑब्वियसली हर कम्युनिटी का अपना रूल्स एंड रेगुलेशन होता है. जैन कम्युनिटी का अलग होगा, सिखों का अलग होगा, इस तरह से मुस्लिम्स का अलग है. तो ये मैंने धर्म के नाम पर आपको बताया, लेकिन इसके अलावा कई तरह के जातीज जो है उनके अपने रूल होंगे उस समय के जो थे. तो जातीज रेगुलेट टू मैनेज द कंडक्ट ऑफ देयर मेंबर्स. जाति जो है पर्टिकुलर जाति अपने समाज के लोगों के जो बिहेवियर को, उनके क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, इन सबको वो मैनेज करने का काम करते थे. एंड दीज रेगुलेशंस वर एनफोर्स्ड बाय व्हाट? दीज रेगुलेशंस वर एनफोर्स्ड बाय एन असेंबली ऑफ एल्डर्स, एंड दीज असेंबली ऑफ एल्डर्स इज डिस्क्राइब्ड एज जाति पंचायत इन सम एरियाज. इन्हें कुछ एरियाज में जाति पंचायत के नाम से जाना गया. अब पढ़ते हैं अदर मेजर चेंज, and that change is on in what? It is the religious system, old and new religious system. तो आइए अब देखते हैं कि religious system में क्या changes आए. So important changes occurred. In what? In what we call Hinduism today. जैसे आज हम हिंदुइज्म यानी हिंदू धर्म के नाम से जानते हैं, इसमें मेजर चेंजेस आए.
तो दिस मेजर चेंजेस इंक्लूडेड वर द वर्शिप ऑफ न्यू डेटीज, यानी नए नए भगवानों की पूजा पाठ शुरू की गई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चेंज, ऑब्वियसली जब भगवान की पूजा, मूर्ति पूजा शुरू हो रही है तो फिर क्या शुरू किया गया, टेम्पल्स बनाया जाने लगा। एंड द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ ब्राह्मणास, तो ऑब्वियसली जब मंदिर बन गई तो पंडित की जरूरत है, ब्राह्मण की जरूरत है, तो इसलिए उनका इंपॉर्टेंस बढ़ने लगा। सो द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ ब्राह्मणास, द प्रीस्ट एज डोमिनेंट ग्रुप्स इन द society and their dominant position was consolidated by whom? Consolidated by the support of their patrons. Patrons मतलब जिसके अंडर में वो है, यानी the new rulers सर्चिंग फॉर प्रेस्टीज, यानी उस समय के जो राजा, उनके अंडर पे इनको बहुत ज्यादा डोमिनेंट पोजीशन जो है दिया जाने लगा। And one major development during this period is that was the emergence of the idea of bhakti, of a loving पर्सनल डेटी, यानी अपने पर्सनल डेटी के प्रति जो लोगों का प्यार था वो उभर करके आने लगा। एंड दैट डिवोटीज कुड रीच विदाउट द एड ऑफ प्रीस्ट और इलेबोरेट रिचुअल्स। ये एक अदर डेवलपमेंट में आता, मेजर डेवलपमेंट में। एक मैंने आपको बताया कि ब्राह्मण्स का इंपॉर्टेंस किस तरह से सोसाइटी पे बढ़ रहा था, तो दूसरी तरफ ऐसे भी ग्रुप्स थे जिन्हें एक्चुअली सोसाइटी पे अपने क्लासिक्स के चैप्टर्स में पढ़ा ही था कि किस तरह से हमारी इंडियन सोसाइटी हायरार्किकल बेस्ड सोसाइटी थी, और इस हायरार्किकल बेस्ड सोसाइटी को 4 वर्णास में डिवाइड किए गए थे। तो इस 4 वर्णास सिस्टम में जब सोसाइटी डिवाइड हो गई थी तो जो लोअर कास्ट पीपल्स थे उनको मंदिर में जाने का परमिशन नहीं था, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो पूजा पाठ नहीं कर सकते थे। तो ऐसे में उन्होंने दूसरे रास्ते अपनाए और उन्होंने इन सब के लिए किसी पंडित या प्रीस्ट की जरूरत नहीं समझी, बल्कि उन्होंने अपने भगवान की पूजा उपासना खुद ही शुरू कर दी थी। And the other major change during this period, that is the arrival of new religion, and this new religion is what? That is Islam, यानी इस्लाम धर्म जो है वो इंडिया में आया with the teachings of the Holy Quran. तो what is Quran? Quran is the What is Quran? So Quran जो है एक पवित्र जो है टेक्स्ट जो है, one of the sacred text of the Islam religion for the Muslim peoples. ओके, जिस तरह से हिंदू धर्म में गीता है, रामायण है, इन सेम सेंस जो मुस्लिम धर्म में, इस्लाम धर्म में जो है कुरान उनका पवित्र टेक्स्ट है, यानी सैक्रेड टेक्स्ट है। तो ये भी भारत में आया, एंड द पीपल दोज हु अट्रैक्टेड विद इस्लामिज्म दे बिकम मुस्लिम्स ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑल्सो। नाउ द नेक्स्ट, थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड। तो अब आते हैं ये पर्टिकुलर पार्ट जो हिस्टोरियन से रिलेटेड है कि किस तरह से हिस्टोरियंस जो है इन पीरियड्स को डिवाइड कर रहे हैं। हम कैसे स्टडी करेंगे पास्ट को, कैसे एज ए होल हम एक साथ लेकर स्टडी करेंगे, यानी क्या हम प्रिमिटिव पीरियड को भी स्टडी कर लेंगे, उसके बाद में हमारे इंडियन सोसाइटी जो कॉमन एरा में आ रही है क्या उसे भी हम एक साथ स्टडी कर लेंगे? नहीं, इन सब के लिए क्या ज़रूरी है? इन सब के लिए पीरियोडाइजेशन बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। तो अब ये पीरियोडाइजेशन कैसे किया गया, कैसे जो इंडियन जो हिस्ट्री को डिवाइड किया गया डिफरेंट पीरियड्स में। सो इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी कुछ ब्रिटिश हिस्टोरियंस जो है दे डिवाइडेड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इनटू 3 पीरियड, दैट इज हिंदूज, मुस्लिम्स एंड ब्रिटिश। एंड दिस डिवीजन वॉज बेस्ड ऑन what? आप देख सकते हैं इट इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ रिलीजन ऑफ द रूलर्स, कि उस जमाने पे कौन सा रूलर था उसके रिलीजन के हिसाब से इसे डिवाइड कर दिया गया। जैसे कि एंशिएंट पीरियड इज डोमिनेटेड बाय हिंदू रिलीजन, एंशिएंट पीरियड जो अशोकन पीरियड, गुप्ता पीरियड ये हिंदू रिलीजन से डोमिनेटेड था तो उसे हिंदू कह दिया। उसके बाद जब यहाँ पर तुर्की आए, इस्लाम आया तो फिर इसे मुस्लिम में बदल दिया। जिस समय हम देखते हैं मुगल पीरियड, इसके अलावा हम देखते हैं कि किस तरह से तुगलक आया, किस तरह से इन सब का इन्वेशन भारत में हुआ, ये भारत में आया और एक अलग रिलीजन सिस्टम भारत में आया दिल्ली सल्तनत के साथ में, जिसे आप आगे पढ़ेंगे चैप्टर्स में। और इसके अलावा ब्रिटिश पीरियड यानी लास्ट जिस समय ब्रिटिश का भारत में शासन था। लेकिन there are some problems associated with this periodization also. So what are the problems associated with this division? Obviously क्या problems है ये जानना जरूरी है।
The historians observe some of the major problem. What is that? That is such a division also ignored the rich diversity of the this subcontinent. Indian subcontinent जो है, it is a country of diversity. यानी ये एक ऐसा देश है जहाँ पर डिफरेंट रिलीजन है, यहाँ पर अलग अलग लैंग्वेज है, यहाँ के अलग अलग कल्चर्स है. इन सबको उन्होंने इग्नोर कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. केवल रिलीजियंस को इन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया और बाकी सारे चीज़ों को पीछे छोड़ दिया. तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था इस पीरियडाइजेशन के. लेकिन फिर भी few historians follow this periodization today, but most look to the economic and social factors to characterize the major elements of different moments of the past. लेकिन कुछ historians जो economic social factors को भी बहुत ज़्यादा importance देते हैं past को study करने के लिए. And these 1000 years of Indian history witnessed considerable changes. And what are the changes we found? हमने ये भी स्टडी किया. एंड आफ्टर ऑल द 16th and 18th centuries जो है वर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द 8th और 11th centuries. ऑब्वियसली 16th और 18th century में बहुत सारे चेंजेस आ चुके थे. मुगल एम्पायर था, उसके बाद मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हुआ, फिर ब्रिटिशर्स आए, किस तरह से भक्ति मूवमेंट हुआ, इन सारे बहुत सारे चेंजेस आए, किस तरह से सोशल रिफॉर्म हुआ इंडियन सोसाइटी पे. हम इन सारी चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते हैं. तो इन सबको फिर हम किस तरह से पीरियडाइज करेंगे. सो देयरफॉर डिस्क्राइबिंग द एंटायर पीरियड एज वन हिस्टोरिकल यूनिट इज नॉट विदाउट इट्स प्रॉब्लम. इसके अलावा और भी एक पीरियडाइजेशन है जिसे एंशिएंट पीरियड के रूप में 3 डिफरेंट में एंशिएंट, इसके अलावा मेडाइवल और मॉडर्न, ये 3 पीरियड में भी इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया जा सकता है. So thank you for watching this video. Please stay at home and be safe during this crucial period. Student घर से बाहर ना निकलिए. आपकी सेफ्टी, आपकी परिवार की सेफ्टी, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. And at last, thanks for watching this video and don't forget to like, share and subscribe this channel.